चलिए आज आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। 63 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आप देखते हैं आगे, पॉलिटी का आधा पार्ट कर चुके हैं कंप्लीट, हम नहीं किया है तो पहले उसको देख लेना, फिर इसको आगे कंप्लीट करना। 64 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है? तो बताइए भाई, यहाँ पर 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पूछा गया है। पहला है आपका संघीय शासन प्रणाली का आरंभ। बिल्कुल सही है भाई, यहाँ से संघात्मक शासन व्यवस्था की बात की गई थी और इसीलिए हमने अपने वर्तमान संविधान में भी इसके 70% जो भाग है हमारा इसी अधिनियम से ही लिया गया है। क्लियर? और संघीय न्यायालय का गठन, हाँ यह भी बात की गई थी, संघीय न्यायालय का भी गठन किया गया था पहली बार 1935 के अधिनियम से। और संघ स्तर पर कह रहा है द्वैध शासन, बताइए यह सही है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। 1919 से आपको याद रखना है प्रांतों में द्वैध शासन की बात की जाती है, फिर 1935 के अधिनियम में आकर के सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन खत्म कर दिया जाएगा और संघ स्तर पर द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो इतना तो ध्यान होगा आपको। तो इस आधार पर आपके ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे और आंसर आपका हो जाएगा सी। क्लियर? आगे बढ़े। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले देखिए 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था जो ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी था। पहला ही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था यह कि 1858 के अधिनियम को अच्छा शासन करने वाला बोला गया था कि नहीं, यह अधिनियम कहलाता था। तो इस आधार पर पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या है भाई? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों और भारतीय राज्यों को इकाइयों के रूप में लेते हुए एक संघ निर्धारित किया। बताइए यह भी स्टेटमेंट एकदम सही है ना? संघीय व्यवस्था जो लाई गई है, संघ शब्द आपको दिखाई दे तो 1935 का अधिनियम, और प्रांतों के स्तर पर द्वैध शासन 1919 का अधिनियम। साथ ही राज्य सचिव या भारत सचिव जिसे बोलते थे, उस पद का गठन कब किया गया था? 1858 पे, जहां भारत का वायसराय कहलाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, यह बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है और इस आधार पर आपको बताना है सही स्टेटमेंट, तो दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, किस समुदाय को 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड के तहत आरक्षण प्रदान किया गया था? यहां जानिए इसकी कहानी। देखिए भाई, बैकग्राउंड समझ लो थोड़ा। 1930, 31 और 32 में आपके 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। ठीक, अब इन गोलमेज सम्मेलनों में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हमारी कांग्रेस भाग लेती है। ठीक है, लेकिन वह भी असफल रहता है क्योंकि कांग्रेस की जो मांग उठाई गई थी महात्मा गांधी की ओर से वह पूरी नहीं होती है। यहां बात आ रही है सांप्रदायिक अवार्ड की। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जब रहता है उसके बाद आपका रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, सभी ने नाम सुना होगा इसका, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा यह घोषणा की जाती है कि जिस तरीके से हमने 1909 में, जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की थी, है ना? पृथक निर्वाचन कब था? मुस्लिमों के लिए लागू किया गया था 1909 के अधिनियम से, मार्ले मिंटो सुधार। उसी तरीके से बोला गया कि 1932 का वर्ष आता है और यहां पर सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा कर दी जाती है। यहां होता क्या है? यहां होता यह है कि हिंदुओं से अलग जैसे मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र था, वैसे ही देखिए एंग्लो इंडियन के लिए, सिखों के लिए, यूरोपियों के लिए, इसके साथ साथ जो विवादित मुद्दा रहा दलितों के लिए, यानी कि हिंदुओं से ही निकालकर दलितों को भी पृथक निर्वाचक क्षेत्र की बात की गई। अंग्रेजों के द्वारा बोला गया कि हम इनके लिए भी पृथक निर्वाचन की बात करेंगे। मतलब क्या था इसका? पृथक रूप से विशेष क्षेत्र होगा, वह दलितों के लिए होगा और वहां जो प्रत्याशी रहेगा ना वह भी दलित ही रहेगा। क्लियर बात है? तो यही था आपका पृथक निर्वाचन। तो यही गांधी जी और अंबेडकर का विवाद दिखाई देगा, क्योंकि गांधी जी बोलेंगे इससे देश एक भाग में और टूट सकता है, सांप्रदायिकता और बढ़ सकती है। एक तो हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिकता बढ़ा ही चुके थे, दूसरा यहाँ दलितों में और हिंदुओं में बचे हुए जो और हिंदू हैं, गैर दलित, इनके बीच भी विवाद ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसी के बाद आपका पूना पैक्ट आता है। क्लियर? तो सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी को, जो आपके दिए हुए ऑप्शन, सभी को आरक्षण देने की बात की गई थी। ठीक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। और इतना ज्यादा आसपास की चीजें बताई जाती हैं क्योंकि सारी आपके एग्जाम में देखो भाई पूछी जाती हैं। फिर है आगे आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला है कि भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों को ही निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है भाई, लेकिन कारण समझ लेते हैं। निवारक निरोध विषय को संविधान के सम्मति सूची में रखा गया है। अब यहां समझो, यहां जैसे ही आप क्योंकि लगाओगे तो समझ में आ जाएगा भाई कि जैसे निवारक निरोध संबंधी जो कानून होते हैं, इन्हें सम्मति सूची में अगर नहीं रखा गया होता तो यह, अगर राज्य सूची में होता तो अधिकार किसके पास होता? केवल राज्य के पास होता भाई। अगर यह संघ सूची में होता तो किसके पास अधिकार होता? केवल केंद्र के पास होता। इसका मतलब समवर्ती सूची में होगा। यहां से हमने कॉमन सेंस बेस पर गेस किया कि हाँ भाई, क्योंकि यह समवर्ती सूची में है इसीलिए केंद्र और राज्य क्या है, इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। समझ में आया? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्या है? आर्टिकल 19 का 1B
19(1)(b कह रहा है इसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। राज्य निम्नलिखित में से किन आधारों पर इस अधिकार पर निर्बंधन आरोपित कर सकता है? भाई यहां पर समझना है, यहां निर्बंधन की बात की जा रही है कि आधार क्या क्या रहते हैं राज्य के, जिस आधार पर वह निर्बंधन, चूंकि आर्टिकल 19 में एक तरफ जहां स्वतंत्रता की बात की जाती है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है, दूसरी तरफ 19 के 2 में युक्त युक्त निर्बंधन आपके लगाए गए हैं। पढ़ा होगा ना आपने, जब मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा होगा, तो युक्त युक्त जो निर्बंधन लगाए जाते हैं उसमें आधार देखिए भारत का आपका संप्रभुता भी रहता है और अखंडता भी रहता है और लोक व्यवस्था भी रहता है। अर्थात लोक व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, भारत की अखंडता बनी रहनी चाहिए और भारत की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नकारात्मक नहीं पड़ना चाहिए। ये तीनों ही आधार हो सकते हैं जहां युक्त युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है यदि आप कोई सम्मेलन करते हो। क्लियर बात है? तो सारे ही सही हैं। इसके साथ आ जाओ हम रिवाइज कर लेते हैं आर्टिकल 19 को। देखो भैया आर्टिकल 19(1)(a) में क्या आपका बोला गया है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ की पॉइंट आपको देखिए निकालने होते हैं, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसी के साथ आर्टिकल 19 का 2 अगर आपको जानना है तो आर्टिकल 19 का 2 आपका हो जाएगा युक्त युक्त निर्बंधन, यानी कि रीजनल रेस्ट्रिक्शंस कुछ लगाए गए हैं जिनका आधार अभी हमने पीछे प्रश्न में कर लिया है। अब 19 का 1(a) आपको पता रखना है। 1(b) क्या है आपका भाई? 1(b) है आपका सम्मेलनों को लेकर के। ठीक है भाई, सम्मेलनों को लेकर के की पॉइंट्स निकाला करो। जैसे कोई भी सम्मेलन संबंधी अगर स्वतंत्रता दी गई है 19 के 1(b) में दी गई है। सी में आपका क्या है? समितियां, जो सहकारी समितियां पढ़ते हो या कोई संघ बनाने की शक्ति, तो वो 1(c) में है आपका। और 1(d) में क्या है भाई आपका? डी में आपको हो जाएगा अबाध संचरण। ठीक, अबाध संचरण की बात की जाएगी, है ना, घूमने फिरने की इधर उधर, तो डी में हो जाएगा। और ई में आपका क्या है भाई? ई में है आपका निवास करने का, निर्बाध निवास, कहीं भी आप बच सकते हो निर्बाध बिना किसी बाधा के। हालांकि इन सभी के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ध्यान रखना। और एफ क्या हो जाएगा आपका? एफ हो जाएगा फंड, यानी कि फंड से याद रखना आप संपत्ति। तो संपत्ति वाला एफ ही या खत्म कर दिया गया है और आर्टिकल 300(a) के तहत इसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपका संविधान संशोधन था 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 44वें संविधान संशोधन के बाद से 19 का 1(f) खत्म कर दिया गया है और इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। तो ये देखो 1(f) आपका समाप्त किया जा चुका है। हालांकि जब मौलिक रूप से हमारा संविधान था तो वहां पर इसे मौलिक अधिकार माना गया था, संपत्ति अधिकार को। क्लियर, समझ में आया सारी चीज? और 19(1)(g) में क्या है भाई आपका? जी रह जाता है, तो जी में आपका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। ठीक, ये सारे 19 के 1(a) से लेकर के जी तक सारे आपको याद होने चाहिए। यहां आपको रिवाइज कराए जा रहे हैं क्योंकि आपने अपने नोट्स में इसको बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। आर्टिकल 25 की बात की जा रही है। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के है। देखते हैं भाई यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है राज्य निम्नलिखित में से किस आधार पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर निर्बंधन आरोपित नहीं कर सकता है। देखो बात करते हैं यहाँ पर, तो 3 तरीके के वहां जब बताया गया था, आर्टिकल 25 से 28 कराया गया था, तो वहां 25 के तहत स्वतंत्रता तो दी ही गई थी, साथ ही 3 आधारों पर क्या किया जा सकता है? आपकी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। वो 3 आधार कौन से हैं? पहला है आपका देखो लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य। इसको अगर एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो कोई धर्म में आप जगराता कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, आपने जगराता किया और बगल में आपके किसी का स्वास्थ्य खराब है। ठीक है, किसी का स्वास्थ्य खराब है तो वो आपको चैलेंज करेगा कि भाई आप इस तरीके से मत करिए, है ना, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ जाएगा। तो पहला देखो आधार स्वास्थ्य का होता है। दूसरा देखो सदाचार होता है। सदाचार मतलब सद अच्छा आचरण होना चाहिए। एग्जाम्पल लो इसका, तो देखो जो आपकी नरबली वगैरह है क्यों रोकी गई है? क्योंकि सदाचार के अगेंस्ट जा रहा था वो प्रोसेस जो भी धर्म के अंतर्गत था। ठीक है, तो नरबली वगैरह पर रोक इसी आधार पर देखो लगाया गया है। तीसरा क्या है आपका? लोक व्यवस्था है। अब यार आप डीजे लेकर के निकल रहे हो रोड से और लोक व्यवस्था जो है आपकी अगर खराब करोगे तो उससे लोगों को दिक्कत हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो इस आधार पर देखो रैली वगैरह जो निकलती है उन पर रोक भी लगा दी जाती है कभी कभी। तो यही 3 आधार हैं जहां आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। कौन कौन सा? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य। तो इसमें से कह रहा है कौन सा नहीं है? तो अखंडता जैसा कोई भी आधार हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। क्लियर? क्या क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और पूरा अच्छे से समझा भी दिया है। अब आते हैं सर आइवर जेनिंग्स के द्वारा भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया। बताओ भैया वकीलों का जो स्वर्ग कहा जाएगा तो क्यों कहा जाएगा? ऑप्शन समझते हैं। संविधान का विस्तृत होना, संविधान का लचीला होना, और संविधान का कठोर होना, और संविधान की मुख्य भूमिका, प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका। तो ये तो कुछ नहीं हो सकता। और संविधान का कठोर होना, बताओ यार संविधान अगर कठोर होगा तो वकीलों के लिए क्या स्वर्ग की स्थिति होगी? क्या वकील उसका फायदा उठा सकेंगे? बोले नहीं। तो फिर
कठोर जैसे एग्जाम्पल लो, यूएसए का संविधान बहुत कठोर है तो वहां संशोधन भी बहुत लिमिटेड होते हैं, ठीक है, तो यह भी कट जाएगा आपका, ठीक है। और संविधान का लचीला होना, यह भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लचीला होगा तो हर किसी को समझ आ जाएगा इजिली, और हमारा संविधान कैसा है, कठोर और लचीले के बीच में आता है, ठीक है। और लेकिन हमारा संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो यहां हमें समझ में आया संविधान का इतना विस्तृत होना ही वकीलों के लिए अनुकूल स्थिति पैदा कर देता है भाई, है ना। वकील फिर खेलते हैं उनके प्रावधानों से आपके साथ, तो संविधानों का विस्तृत होना ही क्या है, वकीलों के लिए स्वर्ग है, और यही बात आइवर जेनिंग्स के द्वारा बोली गई थी। अगला प्रश्न भाई देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, तो आप बताओगे हाँ भैया एक ही बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। और तीन शब्द आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीन शब्द आपके जोड़े गए थे, एकदम ये रट लेना, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, सपा, ठीक है, शपा, ठीक है, शपा ऐसे आप याद रख लेना, या कुछ भी कैसे भी याद रख लो, आप सांप याद कर रख लो यार, कैसे भी याद करो, आपको याद रखना है कौन सा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक, ये तीन शब्द जोड़े गए थे। फिर आ रहा है अगला स्टेटमेंट, संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को 5 प्रकार का न्याय सुनिश्चित करती है। कल इतने अच्छे से समझाया था प्रभु कि न्याय कितने थे, न्याय केवल 3 थे, कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर 5 क्या था भैया, 5 जो है आपका क्या था बताओ। अब आपको कमेंट सेक्शन में वैसे ये चीज बतानी चाहिए कि 5 क्या था, है ना, 5 तो बहुत अच्छे से समझाया था। 2 आपकी समानताएं बताई थी, 5 मैं नहीं बताऊंगा, हालांकि आपको पता होगा अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा। तो यहाँ देखो न्याय की बात कर रहा है, 5 गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत, क्योंकि केवल 3 न्याय है हमारी प्रस्तावना में जो उल्लिखित हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत, पहला हो गया सही। और यहाँ पूछा है असत्य, जल्दबाजी में आगे मत बढ़ जाना, है ना, ये तो लुटिया डूबनी है, निश्चित बात समझ लो। तो असत्य पूछा है, तो असत्य में केवल दूसरा असत्य है, और कहीं बहुत ज्यादा खुश हो गए, एकदम खुश होकर पहला मार के आगे बढ़े, आए मिलाए आकर के देखा यार इसका आंसर तो बी है, आंसर तो ए हो हम लगा के आए हैं, और हमें पता भी था, पता होने के बाद भी देखो ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, फिर कहते हो सिली मिस्टेक हो गई, ठीक। आगे देखते हैं प्रस्तावना। देखो प्रस्तावना को लेकर के कह रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 1917 की रूसी क्रांति, तो हमें पता है यह जो जस्टिस की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यह यूएसएसआर से ही प्रभावित है और यहीं से लिया है हमने इन तत्वों को। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है और उसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। बताओ भैया ये वाला स्टेटमेंट क्या सही हो सकता है, बोले बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि केशवानंद भारती मामला हमने पढ़ा, वहां साफ साफ बोला गया कि आप क्या है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन इस आधार पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हो कि आप चुनौती देने पहुंच गए भैया हमें 3 न्याय मिले हैं हमें मिल नहीं रहा है, ऐसा कुछ आप नहीं जा सकते हो, तो चुनौती आप नहीं दे सकते हो, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने संविधान को की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। बताओ भाई यह एकदम सही है। प्रस्तावना के बारे में और पीछे क्या क्या बताया था, प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा था, बोले पालकी वाला ने कहा था, पा से पा को याद रखना आप। और प्रस्तावना को कुंजी संविधान की या आत्मा किसने कहा था, बोले ठाकुर भार्गवदास ने कहा था, क्लियर। और प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा, तो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, देख रहे हो कितना बड़ा नाम है, और एक मूवी देखी होगी जिसमें वो अपना नाम अय्यर बताता है, साउथ इंडियन, तो कितना लंबा नाम है अपना बताता रहता है ना, तो ये समझो जितना बड़ा नाम, बड़ा मतलब क्या होता है दीर्घ, और दीर्घकालिक सपनों का दीर्घ से हमने यहां से कनेक्ट कर लिया, दीर्घकालिक सपनों का विचार, तो दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने दिया होगा, जिसका दीर्घ नाम होगा, है ना, बड़ा नाम होगा, तो कौन है वह आपके सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो आंसर आपको सही मारना भैया एग्जाम में, और आंसर अब आप सही मारोगे, तो एकदम तीसरा सही है, दूसरा स्टेटमेंट केवल गलत मिला हमें, पहला तीसरा सही है, तो यहां सही बताना था और सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण नहीं है, तो यहां देखना है हमें एकात्मक लक्षण कौन सा नहीं है। पहला एकल संविधान, ये तो एकात्मक लक्षण है ही हमारा। दूसरा एकल नागरिकता, यह भी है हमारा, है ना। तीसरा देखो संविधान की कठोरता, अब बताओ यार संविधान की कठोरता जैसे दिमाग में आया करे तो यूएसए एग्जाम्पल लिया करो, और यूएसए एग्जाम्पल में आया तो संविधान जितना ही कठोर होगा उसका जो संघीय ढांचा है, संघीय विशेषता है, वह उतनी ही और मजबूत होती है। तो इस आधार पर देखा जाए तो एकात्मक लक्षण नहीं है यह, संविधान की कठोरता क्या है आपका संघात्मक लक्षण है, ठीक। तो यही आपका गलत हो जाएगा और आंसर हमें मिल जाएगा, यहां से समझ में भी आया होगा। 61वां संविधान संशोधन, पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी, यहां ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन जल्दबाजी मत पढ़ा करो।
कह रहा है कितने वर्ष आयु थी, तो 61वें संविधान संशोधन के बाद से 21 आयु होती थी पहले वोट करने की, और उसे करके 18 वर्ष कर दिया गया था, है ना। क्योंकि देखिए शुरुआती स्तर पर जागरूकता थी नहीं ना, साक्षरता थी इतनी अधिक भारत में। जैसे जैसे मतदाता जागरूक होते चले गए तो उनकी आयु क्या करी गई, 21 से घटा करके 18 कर दी गई। तो 61वां संविधान संशोधन इसी संदर्भ में आता है आपका। फिर हुआ ये, क्वेश्चन आ गया कि कितनी आयु थी पहले, यहाँ थी पूछा है तो 21 वर्ष पहले थी भाई, है ना। अगर पूछता कितनी कर दी गई तो आंसर आपका 18 होता। ध्यान से इसलिए बोला था पढ़ना इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी नीति निदेशक तत्व है। लास्ट के जो 3-4 हैं आपके अनुच्छेद, डीपीएसपी बहुत ध्यान रखना। जैसे 49 आपका बताया था ना, ऐतिहासिक जितनी भी इमारतें हैं या विरासत हैं उनका संरक्षण करना है। 50 आपका देखिए शक्तियों का पृथक्करण है, ठीक है। 51 आपका क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति को लेकर के जो समझौते हुए हैं, ठीक। तो ऐतिहासिक अगर स्मारकों को लेकर संरक्षण को लेकर आएगा तो 49। 50 आपका शक्तियों का पृथक्करण कार्यपालिका और न्यायपालिका में, और 51 आपका क्या है भैया, अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौता को लेकर के। यहां बात हो रही है अंतरराष्ट्रीय और शांति एवं सुरक्षा संबंधी कौन सा है, तो आर्टिकल 51 हो गया। और तीनों को एक साथ पढ़ना क्योंकि कंफ्यूजन इसमें खूब करता है। देखो ऑप्शंस भी वैसे ही बनाए जाते हैं इसीलिए। फिर आते हैं, निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी एवं कांग्रेस भारत था। तो देखिए यह आपके हैं जी ऑस्टिन। साथ ही साथ ऑस्टिन के बारे में और समझ लो। ऑस्टिन ने क्या बोला था, भारत के जो संघीय ढांचे को बोला इन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या बोला, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं सहकारी संघवाद। अब यहां समझो, भारत के संघवाद पर जो विदेशी जितने भी संविधानविद होंगे वो कभी बढ़िया कहेंगे, नहीं कहेंगे। देखो याद रखना, याद करा रहा हूं। तो बोले हाँ यार कहे तारीफ करेंगे वो, है ना। कोई विदेशी क्यों हमारे संघीय ढांचे की तारीफ करेगा। तो अब बोले, लेकिन ये ऑस्टिन क्या कह रहे हैं, ऑस्टिन कह रहे हैं कि सहकारी संघवाद, जैसा कि हम लोग भी बोलते हैं कि हमारा संघवाद जो है सहकारी, कोऑपरेट करते हैं दोनों स्टेट और सेंटर। बोले हाँ, तो इसी आधार पर हम ऑस्टिन को याद रख सकते हैं कि ये इकलौता विदेशियों के बीच क्या था भैया, ऑस्टिन का सांप था, जो विदेशियों से अलग हटके भारत के संघवाद को ऑस्टिन क्या बोल रहे थे, कह रहे थे हमारा सहकारी संघवाद है। कभी भी पूछा जाए ना सहकारी संघवाद किसने बोला, अब तुरंत आपको बता देना है ऑस्टिन ने बोला। इसके साथ साथ अर्ध संघवाद, अर्ध संघीय ढांचा, हमारा जो अर्ध संघीय व्यवस्था है यह किसके द्वारा बोला गया है, वेयर के द्वारा बोला गया है। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अर्ध। तो अर्ध से आपको उठाना है, तुरंत आपको क्या करना है, अर्ध तुरंत कोड लेना है। और अर्ध व्यंजन जिसके नाम में आ जाए, अर्ध व्यंजन क्या, वेयर में आप क्या है, वाह क्या है आपका अर्ध व्यंजन है, तो अर्ध व्यंजन जिसमें आ जाए समझ जाना भैया इसी ने बोला है। तो याद ऐसे रख सकते हो। बाकी ये तो सीधा सीधा फैक्ट होता है, रटना ही पड़ता है। लेकिन रटने में भी अगर कुछ आपने निमोनिक बना लिया तो फिर आपके एग्जाम में क्या है, आंसर में लगाते समय कंफ्यूज नहीं हो गया आप। तो अर्ध संघीय व्यवस्था आ जाए तो वेयर तुरंत लगाना है आपको, और जैसे ही ऑस्टिन आ जाए तो बता देना है सहकारी संघवाद इनके द्वारा बोला गया था। क्लियर है। तो चलो आगे बढ़े। फिर साथ ही इन्होंने ही, ऑस्टिन ने ही बोला था संविधान सभा जो है कांग्रेस थी, अर्थात जो कांग्रेस थी वही संविधान सभा थी और कांग्रेस भारत थी उस समय, ठीक। अनुच्छेद 37, अगला प्रश्न अनुच्छेद 37 पर है। यहां बात की जा रही है नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। भैया 37 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन्हें लागू नहीं करा सकते हैं, शासन में मूलभूत स्थान ये रखते हैं। क्लियर। तो राज्य के कर्तव्य के रूप में इन्हें शामिल किया गया है हमारे संविधान में, और कानून बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य। देखो अगला स्टेटमेंट यही दिया हुआ है, तीनों ही एकदम सही है, और आर्टिकल 37 में ऐसा स्पष्ट रूप से हमारे लिखा गया है। फिर है कौन सा एक 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 द्वारा जोड़ा गया है। बताओ भैया, 86वें संविधान संशोधन के बारे में ध्यान से सुन लेना जो बातें बताई जाएं, ठीक है। सुनो गौर से दुनिया वालों, ठीक है, सारे फैक्ट पर ध्यान लगा लो क्योंकि सारे क्या है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 86वां संविधान संशोधन जैसे ही आए आपको तुरंत यहां पर बता देना है भाई, इसके तहत आपका 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की जाती है, उसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया, और आर्टिकल आपका 21 का ए जोड़ दिया गया, ठीक। यह भी एग्जाम में देखो आपके पूछा जाता है, छुप गया, देखो ऊपर आते हैं, लाते हैं इसको। आर्टिकल 86 जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ, यहाँ 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट की बात, फंडामेंटल राइट के रूप में इसे मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया, और आर्टिकल 21 के 1 के तहत। इसके साथ साथ आर्टिकल 45 में आपका क्या हुआ भैया, बताओ। आर्टिकल 45 में अभी तक क्या होता था, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राज्य का कर्तव्य होता था निःशुल्क शिक्षा दिलाना।
अब यहाँ 0 से 6 साल कर दिया गया। यह भी एक चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो अभी तक ये डीपीएसपी हुआ करता था, लेकिन जब ये मौलिक अधिकार बन जाएगा तो डीपीएसपी में अब कर दिया गया 0 से 6 साल के बच्चों के लिए। इसके साथ साथ मौलिक कर्तव्य के रूप में भी आपका 11वां मौलिक कर्तव्य भी यहां से जुड़ जाता है, जो आपका क्या होता है, शिक्षा को लेकर के वहां भी प्रावधान कर दिया जाता है। ठीक, तो मौलिक कर्तव्य भी जुड़ा यहाँ पर, मौलिक अधिकार के रूप में जुड़ा, और डीपीएसपी में क्या चेंज हुआ सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बहुत अच्छे से समझ लेना इसको यहाँ पर अभी, और कई बार देखो आपके एग्जाम में ये आता है, इसलिए समझाया गया रुक करके। तो यहाँ कह रहा है 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना। बिल्कुल, अब तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया ये। फिर आते हैं जनगणना को लेकर के। देखो यहाँ सूची मिलानी है, विषय दिए हुए हैं और किस सूची का विषय है समझते हैं। यहाँ पर यहाँ पहले जनगणना, चलो संघ सूची गलत है, देखो कैसे दिखेगा। डाकघर वाला जो आपको बचत बैंक है, यह राज्य सूची, हमें गलत पता चला। कोई भी आप बताओ, एक भी पोस्ट ऑफिस आपने देखा है किसी स्टेट का पोस्ट ऑफिस हो? सारे के सारे पोस्ट ऑफिस क्या होते हैं, इंडियन पोस्टल बैंक होता है कि नहीं होता है? तो जब भारत के केंद्र सरकार, सीधी सी बात है, यह केंद्र सूची का विषय होगा, इसीलिए कोई भी राज्य सरकार का कोई कभी आपने देखा है डाकघर? नहीं होता है ना। तो ऐसे कॉमन सेंस बेस पर मारा करो, सारी सूची रट तो सकते नहीं हो आप। फिर आते हैं चौथा, हमें गलत मिल गया, तो हमें पता चला एक नहीं हो सकता है, ए नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, ठीक है, और डी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जनगणना तो हमें पता ही है ना एकदम सही है, उद्योग निगम बाकी सारे के सारे सही हैं, तो सी आपको सही आंसर मिल जाएगा। देखो ऐसे भी आंसर तक पहुंचा करो। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। बताओ भाई, एकदम सही स्टेटमेंट है या? दूसरा क्या कह रहा है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध हैं और उन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। देखो मौलिक अधिकारों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये अनलिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड नहीं है, यह भी लिमिटेड ही है, और इनको भी संशोधन किया जा सकता है, इनमें भी, बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो बाधित नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती में कहा गया था, तो इस आधार पर यह आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, पहला सही हुआ, तो चलो हमें आंसर मिल गया आपका सी। अगला क्या है भाई, अगला देखो गठन वर्ष को लेकर के है, जो आपको पीछे 4-5 बताए थे वही याद रखने हैं, उन्हीं से आपके आंसर देखो निकल आएंगे। सबसे पहले आपको देखो 1960 में बताया था ना, गुजरात और मुंबई याद रखना, देखो यहां मिल गया रखा हुआ। फिर आपको मिजोरम भी बताया था, देखो मिजोरम क्या है आपका 1987 है, यह भी एकदम सही है। इसके अलावा देखो 1987 में 3 आपको याद रखने हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा, ये तीनों क्या है आपके, ये 1987 के हैं। एक बार और रिवाइज कर लें क्या, देखो 1960 में आपके कौन थे, पंजाब, सॉरी 1960 में आपके बंबई और गुजरात, ठीक। 1963 में आपका 1963 में आपका नागालैंड था। 1966 में आपका क्या था, पंजाब और हरियाणा था। 1975 में आपका सिक्किम था, रिवाइज कर लेना। और 1987 में आपके देखो यहां दिख गए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा। और तीनों कैसे याद रखोगे, कभी कभी होता है ना, पूछ देगा 1987 में जो नए राज्यों का गठन हुआ निम्नलिखित में से कौन नहीं था, तो 1987 में तीनों ऑप्शन में रहेंगे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। याद ऐसे रखना, अरुणा जो है मजे करने कहां गई, गोवा गई, ठीक है। अरुणा जो है मजे करने कहां जाती भैया, गोवा, ठीक है। तो ये दोनों तीनों के तीनों किसमें है, 1987 में इन राज्यों का गठन होता है। अब गोवा यहां 1985 दिया है, गलत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश 87 एकदम ठीक है, तो सी आपका गलत है, बाकी तीनों सही हैं। इसमें सही सुमेलित कह रहा है भैया, तो सही सुमेलित कौन से हैं, केवल 3 ही सही सुमेलित हैं, है ना, केवल 3 सही सुमेलित हैं। आगे बढ़े, केवल 3 का मतलब ये मत सोच लेना, 3 केवल 3 मतलब 3 युग्म सुमेलित हैं। यहां देखो युग्म दिया हुआ है आपका, इस तरीके के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी, 15 थी, बिल्कुल ठीक बात है। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, बिल्कुल सही भाई, विरोध किया था इन्होंने। और ये तो भैया पाकिस्तान के साथ जाने की बात कर रहे थे, ऑपरेशन पोलो तो हमको पता ही है, हमने इनके लिए चलाया था, है ना। तो इस आधार पर हमारे दोनों ही स्टेटमेंट एकदम ठीक हो जाएंगे। 83rd क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। नागरिकता संबंधी अधिनियम आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में बताए गए हैं आपके भाग 2 के अंतर्गत, है ना, ये तो आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। अब आर्टिकल 5 से 11 में सारे तो पढ़ने नहीं है, ध्यान कौन से रखने हैं, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 11 बहुत अच्छे से याद रखना, कई बार रिपीट होता है। आर्टिकल 9 में क्या है भैया, जो दोहरी नागरिकता है
इसको लेकर के प्रतिबंध है। जैसे ही आप दूसरे देश की नागरिकता लोगे वैसे ही हमारे देश की नागरिकता आपकी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो यही है एकल नागरिकता की बात करता है आर्टिकल 9। ठीक, आर्टिकल 11 क्या है, संसद को यह अधिकार देता है कि नागरिकता संबंधी अगर कोई भी संशोधन करना है तो यह अंतिम राइट किसके पास होगा, संसद के पास होगा। इसी आधार पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आपको देखने को भी मिला। ठीक, तो यही आपका आर्टिकल 11 है। 9 और 11 तो एकदम रट लेना भैया, है ना, इनमें से क्वेश्चन जरूर बनता है, कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें होना चाहिए। फिर आता है दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीटी दिल्ली कब कर दिया गया। यहां आपको 69th आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1991 की बात है, यहां पर 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद से आर्टिकल 239 का ए जोड़ा जाता है, जहां से आपका दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका संविधान संशोधन है, ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है। फिर आते हैं भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है, बताओ भैया। यह आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा देखो कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था भी ली हुई है। ठीक है, कनाडा के संविधान से क्या लिया हुआ है, संघीय व्यवस्था ली है। और क्या क्या है यहां से, और हमने देखिए केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भी यहां से ली है, और अवशिष्ट शक्तियां जो हम केंद्र को दे देते हैं यह भी हमने कनाडा से ही ली हुई है। हालांकि आगे भी हम इसको देखेंगे, लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां राज्यपाल के द्वारा जो राष्ट्रपति के विचारार्थ जो विधेयक रखा जाता है वह हमने प्रोसेस कहां से लिया है। तो समझते हैं भाई, इसको भी देख लो, ध्यान से रिवाइज कर लो। राज्यपाल के पास क्या राइट होता है, जैसे कोई अगर राज्य विधानमंडल अगर विधेयक लेकर आती है और राज्यपाल के पास उसने भेजा, तो दो पावर है यहाँ पर, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201, इन दो का यूज कर सकता है राज्यपाल। आर्टिकल 200 के तहत क्या है भैया, राज्यपाल अपने पास रखेगा और दोबारा भेज देगा किसको, राज्य विधानमंडल को, और पुनर्विचार के लिए अगर भेजेगा दोबारा साइन करके, और फिर भैया वो अधिनियम बन जाएगा। आर्टिकल 200 का प्रयोग इस तरीके से होता है। और आर्टिकल 201 का प्रयोग होता है कि राज्यपाल यदि चाहे तो वह विधेयक राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर सकता है, और वह विधेयक किसको भेज देगा, वह विधेयक राष्ट्रपति को भेज देगा। अब राष्ट्रपति देखेगा उस पर, चाहे तो साइन कर देगा, हाँ परमिशन दे देगा, नहीं परमिशन देगा, मान लो राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया, तो राज्यपाल क्या करेगा, राज्य विधानमंडल के पास भेजेगा, और राज्य विधानमंडल उसमें संशोधन करे या ना करे, जो भी करे, दोबारा फिर राज्य विधानमंडल अगर राज्यपाल के पास भेजता है ना, तो ध्यान रखना ये चीज, वह विधेयक दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेजना जरूरी होता है, क्योंकि राष्ट्रपति चेक करेगा भैया कि हमने जो चीजें कही थी सुधारने के लिए वो की है कि नहीं की है। तो यह 201 के अंतर्गत प्रोसेस है पूरा। और आर्टिकल 200 के अंतर्गत क्या प्रोसेस है, यह समझ में आ गया। जैसे केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति के पास होता है भैया पुनर्विचार का अधिकार, वैसे यहाँ पर राज्यपाल के पास होता है आर्टिकल 200 के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं 86 क्वेश्चन। तो यहां नामकरण को लेकर देखो, अर्धसंगी क्या बताया था, अर्ध से अर्ध व्यंजन लगा दो, तो केसी वेयर में आपको वह आधा दिखा, तो हमने मार दिया तुरंत, एकदम सही है भैया ये पहला वाला। तीसरा क्या है, सहकारी संघवाद। देखो सहकारी जो बात की थी आस्तीन ने की थी, ये दोनों तो हमें एकदम याद हैं। बीच का आ जाता है सौदेबाजी संघवाद, यह भी याद कर लेना। सौदेबाजी संघवाद जो बोला गया था मॉरिस जॉनसन के द्वारा, यह बोला गया सौदेबाजी संघवाद है। भारत के संघीय ढांचे को इन सभी संविधान विदों ने अलग अलग नाम दिए थे उनकी विशेषताओं के आधार पर। तो सौदेबाजी का संघवाद किसने बोला, मॉरिस जॉनसन ने बोला। अर्धसंघी केसी वेयर ने बोला, और सहकारी परिसंघवाद ऑस्टिन ने बोला। इसके साथ एक और हैं आपके आइवर जेनिंग्स, यह भी खूब पूछा जाता है, कौन, आपके आइवर जेनिंग्स। ठीक है, तो आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला था, आइवर जेनिंग्स ने कहा कि यह मजबूत केंद्र वाला संघ है, मजबूत केंद्र वाला संघ, इसको साइड में लिख लेना। किसके बारे में, भारतीय संघ के बारे में इन्होंने, आइवर जेनिंग्स ने बोला था। यही 3-4 संविधानविद हैं जिनको घुमा फिराकर आयोग आपसे क्या है, टोपी पहनाता रहता है। ठीक, और इन्हीं पर एकदम कमांड रखो, कंफ्यूजन खत्म कर लो और आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा भैया, दूसरा गलत है, बाकी पहला और तीसरा एकदम सही है। लेकिन यहाँ क्या बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो जल्दबाजी में देखो ऐसे गलत होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका, देखो सही आंसर। ठीक है, इसीलिए अच्छे से पढ़ा करो। 87 क्या है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य सहजबद्ध और अविभाज्य हैं, बिल्कुल ठीक है। और मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार थे, हाँ भैया मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य नहीं थे, नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया है भैया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के बाद। ठीक, पढ़ा है ना आपने। और मौलिक कर्तव्य के लिए समिति कौन सी थी, स्वर्ण सिंह समिति थी। और भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य अबाध समागम संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार है, नहीं भैया। ये जो सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और अबाध समागम है, ये सीधी सीधी भाषा किसकी है, आर्टिकल की है, आर्टिकल 301।
और आर्टिकल 301 आपका क्या मौलिक अधिकार है? नहीं बोले। तो इसीलिए अगर यहाँ मौलिक अधिकार नहीं दिया होता ना तो ये सही हो जाता। तो इस आधार पर दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला एकदम सही है। 87 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 88 पर बढ़ते हैं आगे। तो यहां दिया हुआ है, भारत में न्यायपालिका द्वारा जारी रिट के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। 5 न्यायपालिका की रिट होती हैं, पांचों पिछले वीडियो में समझाई थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली कौन सी है? देखो, एक तो रिट का पता है ना आपको, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार होता है कि वह रिट जारी कर सकती है। क्लियर? तो यहां हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के हनन होने पर जो रिट जारी करती है। पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का सीधा मतलब है जिस बंदे को आपने बंदी बना लिया है उसको भैया पेश करो। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति को प्रस्तुत करना, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी कौन सी मान लीजिए होती है भाई? दूसरी होती है आपकी परमादेश। परमादेश भैया आज्ञा देना, यह भी एकदम ठीक बात है। फिर होता है भाई अधिकार प्रेक्षा, मान लीजिए तीसरी। अधिकार प्रेक्षा देखिए पूछने, अधिकार प्रेक्षा मतलब पूछा जाएगा किस अधिकार से भैया जो आपने ये काम किया है ना, सार्वजनिक पद पर हो तो किस अधिकार से आपने यह कार्य किया, तो बताओ भाई सार्वजनिक पद के बारे में, अपने बारे में बताओ कि जो पद पर आप बैठे हुए हो कहीं गैर वैधानिक तरीके से तो नहीं आप बैठे हो। तो वहां अधिकार प्रेक्षा का अधिकार, यहाँ पर पूछने का अधिकार होता है। तो परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार प्रेक्षा, ये तीनों समझ में आ गए। फिर आते हैं बची हुई दो, कौन सी? उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में भी आप देख लिया करो। जैसे प्रतिषेध का इंग्लिश क्या होता है? प्रोहिबिशन। क्या होता है भाई? प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण का क्या होता है? शरशरी बोलते हैं उसको, शरट्योरी जो भी लिखा होगा, लेकिन बोलते हैं उसको शरशरी है। ठीक। अब प्रोहिबिशन में आपको कोड पकड़ना है, तुरंत आपको पकड़ लेना है पी को। पी पकड़ोगे, पी प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट करना या प्रिवेंट करना। प्रिवेंट कब करते हो आप? प्रिवेंट करते हो पहले। कोई चीज बोला जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसी में से आपको देखो प्रोहिबिशन और सरसरी दोनों मिल जाएंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योर का सी पकड़ना, आप सी से सरसरी पकड़ना, और प्रिवेंशन से पी से आप प्रोहिबिशन पकड़ना। और प्रिवेंशन कब किया जाता है भैया? कोई मामला मान लो चल रहा है, कोई बीमारी होने वाली होती है, उससे पहले ही प्रिवेंशन किया जाता है। ऐसे ही समझो प्रोहिबिशन जो होता है, कोई मामला चल रहा होता है उसको रोक दो। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी या हाई कोर्ट क्या करेगी? कोई मामला अगर चल रहा है और वह सही फॉलो नहीं किया जा रहा है, सही मतलब जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वहां क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? उठा करके वहां तुरंत उस मामले को रोक देगी, बोले प्रोहिबिट कर देती है। और उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण मान लो कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट होती है, उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल करके निर्णय दे दिया, तो बोलेगा भैया सुप्रीम कोर्ट ये तुमने डिसीजन कैसे दे दिया, उसको खारिज कर देगी। तो वो होता है क्योर। क्योर कब की जाती है? क्योर नॉर्मल भाषा में समझो, क्योर से सी कब की जाती है? क्योर जब कोई भी बीमारी आपको हो जाती है। वैसे ही सी से सरसरी है, सी से क्योर है। और सरसरी कब होगा? जब कोई डिसीजन न्यायालय के द्वारा दे दिया गया। ये बहुत कंफ्यूज करता है कि कहां पर लंबित मामला होता है, कहां पर डिसीजन देने के बाद में यह रिट जारी होती है। अब क्लियर तरीके से मैं समझा चुका हूं कि प्रिवेंशन से आपको पी से प्रोहिबिशन याद रखना है और क्योर से आपको सरसरी याद रखना है। ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अब आ जाते हैं उत्प्रेषण भैया। यहां वर्जित, वर्जित का मतलब जानते हो क्या होता है? इंग्लिश में देख लेना, आपका प्रोहिबिशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रोहिबिशन आपका क्या? उत्प्रेषण मतलब सरसरी में प्रोहिबिशन होता है, बोले नहीं। प्रोहिबिशन कब होता है आपका भैया? प्रोहिबिशन के लिए अलग है ना, वो क्या है आपका? प्रोहिबिट करती है, मामला कोई चल रहा होता है उसको रोक देती है। और उत्प्रेषण कब होता है? उत्प्रेषण जब क्योर, सरसरी मतलब मामला डिसीजन दे दिया गया होता है। तो यही हो जाएगा आपका गलत। बाकी आपके युग्म 3 सही हो जाएंगे, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 89 देखते हैं। देखो भाई डीपीएसपी को लेकर के है, आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A नालसा को लेकर के है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यार। आर्टिकल 43 भैया देखो 43A और 43B बहुत अच्छे से समझाया था। 39 जैसे ही आए तो आपको बता देना है भाई तुरंत। सोशल जस्टिस जैसे समान कार्य के लिए समान न्याय, ठीक है, और विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, ये सारी चीजें जो आएंगी आपकी तुरंत 39 में देखनी है आपको। और 43 में देखो कामगार, मजदूर और कुटीर उद्योगों से जुड़े हुए, कोई उद्योगों से जुड़ा हुआ कोई की नोट दिखाई दे तो वहां पर आपको पकड़ लेना है 41 को। और 41A में देखो जो बात की गई है वह उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को लेकर के है। और सॉरी 43, और 43 के बी में आपका क्या कहा गया है भाई? 43 का बी आपका सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है और इसे 97वें संविधान संशोधन के द्वारा देखो 43 का बी जोड़ा गया था। पीछे हमने पढ़ रखा है इसको, तो यहां देखो एकदम उल्टा दिया हुआ है। 43B में 43A दिया हुआ है, क्लियर। और 48A हम पढ़ चुके हैं, वन्य जीव के संरक्षण को लेकर के है। तो ए स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 4 एकदम सही दिया हुआ है। तो कौन सा सही इसमें पूछ रहा है? कौन से बेमेल युग्म है, मतलब गलत कौन से हैं? तो 2 और 3 जो हैं एकदम गलत तरीके से आपके युग्म मिले हुए हैं।
अब अगले पे विचार करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 के उल्लिखित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इन्हीं को बदल करके आपका जब संविधान बनता है तो उसे डीपीएसपी बना दिया जाता है। तो ये तो एकदम सही हो जाएगा भाई, है ना। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से कंफ्यूज मत हो जाना, जहां राजा हरि सिंह के द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया गया था, है ना, वो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मामला है और उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं, ठीक। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, यह डीपीएसपी ही बन जाता है, जो 1935 के अधिनियम में किस रूप में जाना जाता था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में। फिर आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व सूची में शामिल अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने समाजवादी सिद्धांत की विचारधारा को से प्रभावित हैं। बताओ भैया, अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्गों के लिए जो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, या आपका समझिए यह आर्टिकल 46 के अंतर्गत यह प्रावधान है, लेकिन यह अंबेडकरवादी सिद्धांतों के अंतर्गत इस आर्टिकल को रखा जाता है। और समाजवादी के अंतर्गत, गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो जो आर्टिकल आपके रखे गए हैं बहुत अच्छे से नोट्स में अपने दिए हुए देख लेना। तो यह आर्टिकल 46 आपका अंबेडकरवादी सिद्धांतों के अंतर्गत इसको माना जाता है, तो यह समाजवादी ना होकर के अंबेडकरवादी होगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है। देखो भाई, पहला संप्रभुता और एकता की रक्षा बिल्कुल है। परिवार नियोजन, कहीं पर भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है परिवार नियोजन को लेकर के, बी एकदम गलत है। हिंसा से दूर रहना, यह भी ठीक बात है। कर चुकाने का कर्तव्य, यह भी कहीं बात नहीं की गई है। मौलिक कर्तव्य अच्छे से आप देख लेना, 11 के 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी लिस्ट एकदम सामने लगाकर रखना। मिला क्वेश्चन जो बनता है ना, आपसे नहीं पूछेगा मौलिक कर्तव्य, आपकी निगाह के सामने रहेंगे ना, तो आपको ये पता रहेगा कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक। तो इस आधार पर हमें पता चला दूसरा और चौथा नहीं है, और यहां बताना है शामिल नहीं है। ध्यान से एकदम क्वेश्चन भी पढ़ना, नहीं है ही बताना था, तो बी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर इसका हो जाएगा। संविधान की मूल संरचना के संदर्भ में बताना है। पहला क्या है, भारत के संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में मूल संरचना शब्द का उल्लेख है। बताओ भाई, क्या मूल संरचना शब्द 20 के अनुच्छेद 368 में है? पीछे समझाते समझाते थक गए कि मूल संरचना वाला बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट आया था वो केशवानंद भारती के बाद से आया था, है ना। उस बाद में पहली बार तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यार मूल संरचना क्या होती है, तो यह स्टेटमेंट आपका सीधे गलत है, पकड़ में आ गया हमें। दूसरा कह रहा है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य लोक कल्याणकारी राज्य बुनियादी संरचना के तत्वों में से एक है। देखो इसी दिन लिस्ट बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट बनाकर दी थी कि ये सारे के सारे क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट होंगे, और आगे हम और कुछ धीरे धीरे बताते रहेंगे आप लोगों को क्या क्या आएगा इसमें, तो यह भी सही है। फिर मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि जो है मिनर्वा मिल्स मामले और बामन राव मामले, समझ लीजिए 1973 में आपका जब केशवानंद भारती मामला होता है, इसमें जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है इस सिद्धांत की उत्पत्ति होती है, और इसकी जो पुष्टि आगे की गई उसकी पुष्टि आपकी देखिए मिनर्वा मिल्स मामले में भी की गई और वामन राव मामले में भी की गई। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है, पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन यहां पूछा है भैया गलत कौन सा है, तो केवल एक आपका गलत है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। तो नए राज्यों का गठन संसद सदस्यों के वेतन भत्ते संबंधित उपबंध संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, और यह अनुच्छेद 368 में ऐसा उल्लेख किया गया है। देखो भैया 368 आप जानते हैं भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 है, जहां संविधान संशोधन की बात की जाती है ना, सभी को पता होगा। या तो 3 तरीके के संविधान संशोधन की चर्चा यहाँ पर की गई है, पढ़ा तो होगा ही आपने। एक है साधारण संशोधन, साधारण जो विधेयक होते हैं आपके, दूसरे होते हैं आपके विशेष साधारण बहुमत पहला जो बोलते हैं जहां पर, और दूसरा विशेष बहुमत की बात की जाती है। तीसरे होते हैं भैया विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति। और यहां मोटा मोटा समझो साधारण जो बहुमत होता है, जैसे कोई राज्य का नाम बदलना है, 5वीं 6ठी अनुसूची में परिवर्तन करना है, ठीक है, मान लो वेतन संबंधी कोई अगर संशोधन करना है, तो सब के सब साधारण बहुमत से। विशेष बहुमत में यहां देखो अगर फंडामेंटल राइट में कोई भी संशोधन करना है या डीपीएसपी में, तो यहां आपको विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत का मतलब होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। क्या होता है? प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। और साधारण बहुमत क्या होता है? 50% + 1, ये हो जाएगा साधारण बहुमत। और फिर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य, यहां मोटा मोटा समझिए वो मामले आते हैं जो संघात्मक ढांचे से जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो आपकी अनुसूची 7 है ना, तो वहां जो संघीय विषय, राज्य सूची के विषय, ये विषय सारे हैं
ये देखो संघात्मक व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं ना, इससे प्रभावित हो सकती है अगर इसमें संशोधन करोगे। तो यहाँ संशोधन करना है तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति लेनी होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो कोई भी संशोधन करना है, मान लीजिए महाभियोग पर भी अगर लाना है ना, तो वहां भी क्या है, आपको विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का सहमति चाहिए होगी आपको। तो कुछ बहुत जटिल जो होते हैं संशोधन, वो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की वहां पर स्वीकृति जरूरी होती है। और 3 तरीके के संशोधन आपको समझा दिए, रिवाइज भी कर लिए आपने इस बहाने। यहाँ क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहला देखो है, जब वेतन संबंधी या नए राज्यों का गठन करना होता है तो वहां तो भैया साधारण बहुमत चाहिए, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है 7वीं अनुसूची, यानी कि यह हो गया संघात्मक सूची से जुड़ा हुआ मामला। अब संघात्मक लक्षण यहाँ बाधित होगा, तो यहाँ कह रहा है केवल केवल संसद विशेष बहुमत द्वारा इसे पारित कर सकती है। बोले नहीं, अभी तो हमने इसीलिए समझा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति। तो इस आधार पर दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। सही आंसर हमें मिल गया और पूरा समझ में भी आ गया। 94 नंबर देखें, 368 की बात कर रहा है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। देखो भाई, यह भी पढ़ा था कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वह चाहे लोकसभा से शुरू करो चाहे राज्यसभा से शुरू करो, कहीं से भी शुरू की जा सकती है। जिस तरीके का देखो प्रावधान होगा, संशोधन कर रहे होगे, और दोनों में समान ही प्रोसेसर आपको अपनाना पड़ेगा। बशर्ते यदि साधारण मान लीजिए बहुमत से कोई भी विधेयक लाया जा रहा है, पारित कराया जा रहा है, तो वहां बस एक छूट होती है इसकी, संयुक्त बैठक की। बाकी विशेष बहुमत वाले में संयुक्त बैठक की छूट नहीं होती है बस। हालांकि संसद के किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है यदि संविधान संशोधन के तहत कोई प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ठीक, आगे बढ़े। आगे देखते हैं तो किसका संबंध, किस वाद का संबंध कह रहा है, बंधुआ मजदूरी से है। देखो भैया, उन्नी कृष्णन वाद जो है आपका राइट टू एजुकेशन से है। शिक्षा का अधिकार जो आया वह उन्नी कृष्णन वाद के बाद ही आपका राइट टू एजुकेशन आता है। मिनर्वा मिल्स और मेनका गांधी हम जानते हैं, मिनर्वा मिल्स मामला कई बार देख चुके हैं। मेनका गांधी देखे पासपोर्ट को लेकर के था और गरिमापूर्ण जीवन को लेकर के यह था मामला। हालांकि नीरजा चौधरी वाद जो है यह सीधा सीधा आपका बंधुआ मजदूरी के मुक्ति को लेकर के यह वाद आपका सामने आता है। ठीक है, कौन सा, नीरजा चौधरी वाद, ध्यान रखना है आपको यह चीज। निवारक निरोध आ जाते हैं भाई। निवारक निरोध के बारे में बात की जा रही है कि यहाँ सत्य बताना है कौन सा है, जो आपकी प्रिवेंटिव डिटेक्शन, मतलब पहले से नहीं डिटेक्ट कर ले, प्रिवेंटिव तरीके से गिरफ्तारी हो जाती है। जैसे जब 370 खत्म किया था तो जितने जम्मू कश्मीर के लीडर थे बड़े बड़े, उनका प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिया गया था। तो इससे जुड़ा हुआ आपको यहाँ समझना है, कह रहा है क्या सत्य है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना होता है, बिल्कुल सही बात है, कोई आपराधिक गतिविधि ना हो जाए, इसलिए भैया इनको क्या करो, हाउस अरेस्ट कर लो। और सरकार द्वारा इसके तहत व्यक्ति को केवल 4 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। तो यही तो समझना है, गलती करा दी उसने। यहाँ 3 महीने तक क्या कर सकती है, 3 महीने तक सरकार व्यक्ति को अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है, यानी कि 3 महीने तक ही गिरफ्तारी कर सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट देखो सही हो जाएगा। आगे बढ़े। आगे कह रहा है किसी लोक पद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी रिट भैया जारी होती है। बताओ, इसको बहुत अच्छे से समझाया कि नहीं। अधिकार परीक्षा रिट है, जहां आप किसी भी सार्वजनिक अधिकारी से पूछ सकते हो भैया कि तुम जो ये इस पद पर बैठे हुए हो, कहीं ये गैर वैधानिक तरीके से तो नहीं है, तुम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो या जो भी है, दिखाओ, पहले प्रूफ मांग सकते हो, तो आप रिट जारी करा सकते हो, है ना। तो यही है आपकी अधिकार परीक्षा रिट। अब आगे आते हैं तो मूल कर्तव्यों को लेकर कह रहा है कौन सा सही है। ये केवल नागरिकों के लिए हैं, ये केवल विदेशियों के लिए हैं, ये नागरिक व विदेशियों के लिए हैं, ये न्यायोचित हैं। बताओ, इसमें से गलत ढूंढ लो, एकदम सही मिल जाएगा आपको आंसर। पहला, ये न्यायोचित होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। फंडामेंटल राइट ही होते हैं आपके जो न्यायोचित होते हैं ना, वाद योग्य होते हैं। ये नागरिक और विदेशी दोनों के लिए होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं यार। और विदेशियों के लिए नहीं भैया, ये हमारे लिए नागरिकों के लिए होते हैं, भारत के नागरिक के मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट ही सही है, बाकी सारे के सारे गलत हैं आपके। डीपीएसपी को लेकर के कह रहा है इन्हें लागू करने के लिए सरकार बाध्य है। काय को बाध्य है भैया, राज्य का यह कर्तव्य होता है। बोला जाता है कि राज्य को अपनी पॉलिसीज बनाने में डीपीएसपी को ध्यान रखना चाहिए और उन्हें भी शामिल करते हुए अपनी कोई भी पॉलिसी बनानी चाहिए। और ये बेसिकली लोक कल्याणकारी स्वरूप को निर्धारित करते हैं। तो बाध्यता नहीं होती है ना, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, अरे भैया डीपीएसपी लागू कराओ, कैसे भी करके डीपीएसपी के शामिल करो, है ना। इसीलिए इतना विवाद हो रहा है देखो यूसीसी पर। यूसीसी को ही तो बात की जा रही है इस पर कानून बनाने की। अब आगे ये स्वतः लागू होते हैं, नहीं भैया स्वतः लागू नहीं होते हैं। सरकार चाहेगी किसी को उठा करके जब चाहेगी समय अनुकूल इन्हें लागू करा सकती है। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं। तो ना तो एक सही होगा ना दो सही होगा। आगे है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा। ये कितना पीछे समझाया, 86वें संविधान संशोधन में उठा करके आर्टिकल 21 का ए आपका जोड़ दिया गया, वहीं से शिक्षा का अधिकार आपका क्या बन गया, मौलिक अधिकार बन गया। समझ में आया। देखो ऐसे क्वेश्चन कई तरीके से घुमा कर पूछेगा।
बात केवल इतनी जाननी है उसको, वो इधर से उधर कान पकड़कर आपसे क्वेश्चंस बनाता रहेगा, है ना। फिर आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, इससे अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया। उद्देश्य प्रस्ताव, लो ये भी किया हुआ है अपना। उद्देश्य प्रस्ताव समझाया था ना, जब तीसरी बैठक हो रही होती है वहां पर नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। बोले वहां उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए, फिर तारीख आती है 22 जनवरी 1947 की। तो 22 जनवरी 1947 को उनका उद्देश्य प्रस्ताव जो लाया गया था उसे स्वीकार कर लिया जाता है। अब 22 जनवरी को जब ये स्वीकार कर लिया गया, फिर जब संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, वहां से यही उद्देश्य प्रस्ताव आपका प्रस्तावना के रूप में लागू हो जाता है। तो तीन ही स्टेटमेंट हैं आपके, तीनों आपके देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 14 आपकी, देखिए पहली बैठक कब होती है 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, तीसरी आपकी कब होती है 13 दिसंबर को होती है ना। तो 13 दिसंबर को ही आपका क्या किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। क्लियर। और फिर आपका 22 जनवरी को क्या किया जाएगा भैया, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। और जब संविधान लागू होता है तो प्रस्तावना के रूप में ही यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो जाता है आपका, लागू हो जाता है। क्लियर, तीनों स्टेटमेंट समझ में आ गए। यहां क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, स्वीकार कब किया गया, ठीक है। फिर आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली, पहला ही क्वेश्चन था ये तो हमारा। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की, लो यही गलती हो गई, उच्च न्यायालय नहीं था, क्या था भैया, सर्वोच्च न्यायालय थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है और एलिजा एम्पे क्या है इसकी पहली मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, ठीक। तो एलिजा एम्पे इसकी पहली मुख्य न्यायाधीश बनते हैं और कलकत्ता में यह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। दूसरा स्टेटमेंट देखो इस आधार पर गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट पहला ही केवल सही है। मौलिक कर्तव्य को लेकर के देखो, मौलिक कर्तव्य के बारे में कह रहा है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह जोड़े गए। हम मौलिक कर्तव्य के बारे में समझ लेते हैं, रफ एक रिवीजन हो जाएगा। देखो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सर्वप्रथम सुझाया गया कि चलो मौलिक कर्तव्य जोड़ देने चाहिए। अब मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए, लेकिन क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, स्वर्ण सिंह समिति में आपके बताओ सदस्य कितने थे। देखो आगे एक प्रश्न भी आएगा, तो यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति में 12 सदस्य होते हैं, 11 प्लस एक स्वर्ण सिंह आपके अध्यक्ष होते हैं। और स्वर्ण सिंह समिति रिकमेंड करेगी भैया 8 मौलिक कर्तव्य जो है आपके संविधान में जोड़ दो। बोले ठीक है। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन होता है, तो जैसे ही 44वां संविधान संशोधन होगा तो वहां 10 आपके मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए जाते हैं। कितने, 10। तो मूल आपके संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 44वें संविधान संशोधन के बाद से कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10। उसके बाद फिर 86वां संविधान संशोधन होता है, वहां से एक आपका मौलिक कर्तव्य और जुड़ गया, तो वर्तमान में कितने हो गए, 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। क्लियर हो गए, सारे तथ्य क्लियर हो गए होंगे और सारी चीजें आपको अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रह रहा होगा। तो यहाँ देखो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, बिल्कुल सही बात है। फिर 1976 ईस्वी 44वें, भैया 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ है, काहे गलत धोखा दे रहे। तो दूसरा देखो हो गया आपका क्या, गलत। तीसरा भाग 4 के काम में इन्हें शामिल किया गया, हाँ भाई शामिल किया गया। और यूएसएसआर से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य, तो बताओगे हाँ भाई यूएसएसआर से ही मौलिक कर्तव्यों को उठाया गया था, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट देखो गलत है, बाकी 1, 3, 4 आपका एकदम सही है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया, इसको ऐसे समझना नहीं हमें पता है। अब हमें यह तो पता है संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19 का 1 का एफ था आपका, फंड से हमने याद किया था संपत्ति का अधिकार, तो इसे आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, हटा दिया गया था। हटाकर आर्टिकल 300 का ए जोड़ा गया था, वैधानिक अधिकार बना दिया गया था, है ना। यहां से आपका फंडामेंटल राइट तो बचा नहीं था संपत्ति का अधिकार। बोले हाँ। अब ये बताओ यार 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, बोले 1978 में हुआ। तो 1978 में किसकी सरकार थी, बोले उस समय थी मोरारजी देसाई की सरकार। तो प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। देखो आंसर मिला, ऐसे आंसर तक पहुंचा जा सकता है जब आपको उसके आसपास की चीजें पता होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रतिषेध, देखो यहाँ पर प्रतिषेध जो प्रोहिबिशन, और प्रोहिबिशन को आपको याद आ जाना चाहिए प्रिवेंट से, ठीक है। तो प्रिवेंट मतलब कोई मामला अभी चल रहा है, ठीक है, उसे रोक देना है। तो यहाँ समझते हैं रिट न्यायिक अर्धन्यायिक निजी संस्थान, लो भैया निजी संस्थान के लिए थोड़ी होता है, प्रशासनिक अधिकारी के लिए जारी किया जा सकता है। और यहाँ निजी संस्थान दिया हुआ है तो गलत हो जाएगा, न्यायिक अर्धन्यायिक तो रहता ही है ट्रिब्यूनल्स वगैरह के खिलाफ, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा, यह रिट उस समय जारी किया जाता है जब किसी निम्न न्यायालय में कार्रवाई चल रही हो। देखो पूछा, कार्रवाई जब चल रही होगी तो प्रोहिबिशन, और कार्रवाई चल के निर्देश डिसीजन दे दिया गया होगा, है ना, कोई अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा, तो वहां जारी किया जाएगा सरसरी। क्लियर बात है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, 2 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। यूनियन ऑफ स्टेट के स्थान पर भारतीय संविधान में फेडरल ऑफ स्टेट को प्राथमिकता क्यों दी गई है, यहां बताओ भाई।
स्टेटमेंट पहला क्या है, भारत के राज्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हमारे यहाँ विनाशी राज्य हैं, अमेरिका में अविनाशी राज्य हैं। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा कह रहा है भारत के राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। हाँ भैया, बिल्कुल नहीं है, संघ यहाँ अविनाशी है। हाँ, और प्रशासन की सुविधा के लिए ही देश के विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया है। बिल्कुल ठीक बात है ना। इसी कारण से ही हमारे यहाँ क्या कहा गया, हमारे यहाँ प्रशासन की सुविधा को आसान बनाने के लिए ही विभिन्न राज्यों में विभाजित कर रखा है अपने संघ को। क्लियर बात है। तो पहला और दूसरा दोनों आपके एकदम सही स्टेटमेंट है। यहाँ राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम देख लो, वही 5-6 हैं, घुमा फिराकर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वहीं से क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखो नागालैंड नागालैंड का आपने लिख दिया तुरंत 63, और 1960 के हमें पता है कौन से है, मुंबई और आपका गुजरात। ठीक, और हरियाणा आ गया भैया, हरियाणा और पंजाब ये 66 में है। 60 + 3 + 3 से ऐसे याद भी कराया था। सिक्किम देखो 1975 है, अरुणाचल प्रदेश देखो 1987 है। अरुणा के साथ और कौन कौन भैया, मैं जो मजा करने कहाँ जा रही थी, गोवा जा रही थी, ये तीनों 87 के थे। अब बताओ भाई, क्रम लगाने को आएगा लगा लोगे ना, कलानुक्रम लगाने को आए कुछ भी आए, क्योंकि हमें इतने ही तो सन याद रखने हैं, ज्यादा याद ही नहीं रखना है। अब आते हैं संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया जा सकता है। बताओ भाई, मौलिक अधिकारों को हाँ किया जा सकता है, बिल्कुल। डीपीएसपी को भी कर सकते हैं, मौलिक कर्तव्यों को भी कर सकते हैं, तो सभी को संशोधन के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। और मौलिक अधिकारों को लेकर के यह बोला गया भैया बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, अब यहाँ है भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन की आधारशिला पर आधारित है। बताओ भाई, यह किस मामले में ऐसा बोला गया था, सौहार्द और संतुलन की आधारशिला के बारे में समझना यहाँ पर ध्यान से। फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी को लेकर के पीछे हमने कहानी फंडामेंटल राइट को लेकर पढ़ी थी, जब चंपकई दोनाई राजम से मामला आगे शुरू होता है और गोलकनाथ में आकर के सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि फंडामेंटल राइट में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, ये सब देखने को मिलेंगे इंदिरा गांधी के द्वारा। फिर केशवानंद का मामला आएगा, वहां बोला जाएगा कि चलो भाई संशोधन कर लो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का थोड़ा ध्यान रखना है ना, मूल संरचना का ध्यान रखना संविधान की, वो कहीं ना खराब कर देना। तो यहाँ आ गया फंडामेंटल को लेकर के हमने इतना बता दिया था। फिर देखो मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में आता है, यहाँ बोला गया फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। क्लियर। डीपीएसपी को ऐसा ना हो कि तुम नजरअंदाज करते चलना, दोनों में संतुलन और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाते हुए ही आगे सरकार को क्या करनी चाहिए, अपनी पॉलिसीज अपनानी चाहिए। तो यह बात की गई थी आपकी मिनर्वा मिल्स मामले में। तो यहाँ तो कहीं भैया कोई वह मामला दिया ही नहीं मिनर्वा मिल्स का मामला, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व संविधान की मूल संरचना से शामिल हैं, और यह लिस्टिंग दी गई थी केशवानंद में। आगे इसको और अपडेट किया जाता है लगातार। धर्मनिरपेक्ष चरित्र भी है। यह देखो धर्मनिरपेक्षता आपकी किसमें आई थी, एसआर बोम्मई मामले में। देखो यार धर्मनिरपेक्षता आया था, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद, याद रखना ये दोनों तत्व बताए गए थे, बेसिक स्ट्रक्चर है किसमें, एसआर बोम्मई मामले में, और पीछे समझाया था, इसको याद कर लेना। धर्म की स्वतंत्रता, संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, ठीक है, न्यायिक समीक्षा और कानून का शासन, ये सारे के सारे आपके बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल के मध्य किसी भी तरह के टकराव में मूल अधिकार भैया प्रभावी होंगे। देखो समझो यहाँ पर, अभी यहाँ टकराहट की बात आ रही है, अभी कोई बेसिक स्ट्रक्चर जैसा यहाँ पर सीधी सी बात है कि शुरुआती स्तर पर जब मौलिक संविधान आया होगा तो वहां फंडामेंटल राइट को ही क्योंकि महत्व किसको दिया जाएगा, शुरुआती स्तर पर फंडामेंटल राइट को दिया जाएगा, तो शुरुआती स्तर का ही कोई मामला होगा। हम यहां से पहुंच सकते हैं अपने आंसर तक। तो यहाँ जानते हैं हम चंपकम जो दोराई राजम मामला है, इसमें हुआ क्या था। देखो चंपकम दोराई राजम जो थे आपकी मद्रास की ब्राह्मण महिला थी, ठीक है, इन्हें क्या है योग्य थी या, लेकिन योग्यता होते हुए भी इन्हें अपने यहाँ के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पाता है, तो फिर ये चली जाती है मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला जाता है, और वहां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह डिसीजन दिया जाता है कि भाई अगर आपके मौलिक अधिकार और डीपीएसपी है ना, नीति निर्देशक तत्वों में टकराहट होती है, और टकराहट की स्थिति में किसको प्राथमिकता दी जाएगी, मौलिक अधिकार को। कारण क्या दिया जाता है, चूंकि मौलिक अधिकार आपके वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्व क्या है, आपके वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो यह मामला आपका चंपकम दोनाई राजम में आता है। और गोलकनाथ में हम देख चुके हैं, फंडामेंटल राइट में सीधा सीधा बोल देगी यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट कि भैया तुम इनको टच मत करना बिल्कुल। केशवानंद में कहे कि टच कर लो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखो। ठीक, तो ये देखो सारे मामले अब आपको समझ में आ रहे होंगे, पहले लगता होगा कि क्या भैया दिया हुआ है एकदम नया नया सा।
अब 112 में देखते हैं किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्था करेगा। यहां जानते हैं भाई 43A में क्या कहा गया है आपका, देखो 43A आपका मजदूरों को लेकर के है ना, मजदूर और कामगारों को लेकर के, तो ये तो हमें पता है, काट देंगे हम। और 48A हम जानते हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर के है। अब 39 में समझते हैं भाई, देखो 39 के मैं आपको बता रहा हूं, 4 ही याद रखना, आप बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। 39A, B, C, D, वैसे तो आर्टिकल 39 में आपके A, B, C, D, E, F 6 पार्ट हैं, लेकिन 6 आप मत याद रखना, 39 का A, B, C, D याद कर लेना। 39 के ए में क्या है, कई बार पढ़ा हमने, नालसा की बात की गई है ना, जो फ्री लीगल एड की बात की जाती है देने की, तो वह राज्य का कर्तव्य होगा कि निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड की जाए। तो 39A समझ में आया। 39B क्या है भैया, 39B यही है कि जो भौतिक संसाधन है इनके स्वामित्व और नियंत्रण को जन सामान्य की भलाई के लिए राज्य को प्रयोग करना चाहिए, तो यह 39B है। 39C क्या है भैया, 39C है कि जो पूंजी होती है, आय होता है ना, राज्य कोशिश करेगा कि उसका संकेंद्रण ना हो जाए, और यह कोशिश ही करता रह जाता है राज्य। अगर यह डीपीएसपी ना होता, फंडामेंटल राइट होता, तो आज दुनिया का जो भारत का 1% जो व्यक्ति है ऊपर का, टॉप लेवल का, सारी की सारी पूंजी कहां से केंद्रित है, आय का, उसी के पास है ना। तो यह डीपीएसपी बन के ही रह जाता है, आर्टिकल 1 का सी, 19 का आर्टिकल 39 का सी। और 39D देखो हम कई बार पढ़े हैं, समान कार्य के लिए क्या होना चाहिए, समान वेतन होना चाहिए। तो ये 4 देखो आपके एग्जाम में भी खूब रिपीट होते हैं, तो आर्टिकल 39 के तहत ही, वो भी 39 का बी थोड़ा और खोल के समझा दिया इसको। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे संवैधानिक निर्देश व विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। बताओ भाई, है ना सिफारिशें, बोले बिल्कुल है। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता का मूल्य राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पाया जाता है। बोले यूसीसी क्या है भैया, यूसीसी यही तो है, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में क्या कहा गया है भैया, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का मूल्य वहां दिखाई देता है, बोले हाँ दिखाई देता है, बिल्कुल। इतना विवादित मुद्दा है, तो पता ही होना चाहिए, तो दोनों ही एकदम सही स्टेटमेंट है। 114 देखते हैं, संविधान की कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से ली गई है। देखो यहाँ पर कनाडा के जो संविधान से लिया गया है, वह राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है। अब राष्ट्रपति का महाभियोग राष्ट्रपति पर और उपराष्ट्रपति का पद, ये दोनों आपके देखिए यूएसए के संविधान से ली गई है। यहाँ कुछ चीजें रिवाइज कर लेना, बाकी आपने देखो पढ़ तो रखा ही होगा, अपने नोट्स में बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, ये दोनों यूएसए के संविधान से। फिर मंत्रिमंडलीय प्रणाली, जो आपका कैबिनेट है सिस्टम, या देखो ब्रिटेन से हमने लिया है, तो ऐसे भी हम इसको क्या कर सकते थे, कट कर सकते थे, और बचेगा क्या, राज्यपालों की नियुक्ति, तो ये हमने कनाडा के। और कनाडा से क्या क्या लिया है भाई, और कनाडा से देखो जो संघात्मक व्यवस्था है यह ली है हमने। और जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं आपकी, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास चली जाती हैं, केंद्र के पास, ऐसा ही हमारा संघीय ढांचा है। और यह हमने व्यवस्था कहां से ली है, हमने कनाडा से ली है। कुछ देश और बता रहा हूं, जैसे ऑस्ट्रेलिया पूछा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया से देखो हमने समवर्ती सूची ली है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है भाई, और ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है संयुक्त जो बैठक होती है, पीछे समझाया था, जो संयुक्त बैठकें होती हैं साधारण बहुमत वाले विधेयक पर, तो वहां भी हमने कहां से व्यवस्था ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। फिर देखो यूएसएसआर से पूछता है, तो यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हुई हैं। और जो सोशल और इकोनॉमिकल, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये जो न्याय की बात की जाती है ना, यह भी हमने किससे लिया है, यूएसएसआर से लिया हुआ है। फिर देखो एक देश है आपका साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से अगर मैं पूछूं क्या क्या लिया है, देखो पहला तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, कहां से, साउथ अफ्रीका से। दूसरा क्या है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन, ध्यान रखना एकदम, यहां खूब आपको फंसाता है, निर्वाचन अगर आ जाएगा तो साउथ अफ्रीका से। और यदि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, है ना, 12 सदस्य इसके होते हैं जो मनोनीत होते हैं, और मनोनयन अगर है, वह व्यवस्था आपकी कहां से है, आयरलैंड के संविधान से। और इसके साथ साथ आयरलैंड से हमने डीपीएसपी भी लिया है, ठीक है, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी को भी लिया हुआ है। यह कुछ प्रमुख थे जो आपको देखो समझा दिए और रिवाइज करा दिए, ताकि आपने जो पढ़ रखे हैं वो आपके रिवाइज हो जाए साथ साथ, ठीक। अब भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो स्कूलों में मिड डे मील, देखो भाई यार, मिड डे मील की अगर बात की जाएगी तो इसको लेकर के, बच्चों को लेकर के कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, तो आर्टिकल 45 हमने बताया, 44 तो हो नहीं सकता, 43 भी नहीं हो सकता, 47 तो मदिरा निषेध की बात करता है, और आर्टिकल 45 की है जो अब आपका हो चुका है 0 से 6 साल के बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। और देखो यार, अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क तभी दे सकते हो ना बच्चों को, जब उनके लिए खाने की बढ़िया व्यवस्था करो, तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा होना चाहिए जो प्रेरणा स्रोत का काम करेगा, आर्टिकल 45 होगा ना, जो मिड डे मील कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है,
यहाँ गौर करना नहीं है पर बात कर रहा है। भारतीय संविधान देखो एकल नागरिकता है, बिल्कुल है। राज्य का संसदीय स्वरूप है, बिल्कुल है। दोहरी न्यायपालिका है क्या? बोले कहाँ यार, हमारे यहाँ इकहरी न्यायपालिका है। तो बस यही आपका गलत है, हमारे यहाँ विशेषता ही नहीं है। फिर भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषता कह रहा है, तो संसदीय प्रणाली में नेतृत्व प्रधानमंत्री के पास होता है, ठीक है। वास्तविक और नाम मात्र कार्यपालिका प्रमुख दोनों होते हैं। वास्तविक प्रमुख कौन? प्रधानमंत्री। नाम मात्र का कौन? राष्ट्रपति। क्लियर। संसद के दोनों सदनों का विघटन होता है। लो भैया, गलती पकड़ में आ गई। संसद का केवल निम्न सदन क्या होता है? वह विघटित होता है। और संसद का जो उच्च सदन होता है अर्थात जो राज्यसभा होता है वो कभी भी विघटित नहीं होता है। तो यह तीसरा एकदम गलत है। चौथा, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता और निचले सदन का विघटन, यह भी ठीक है। 3 हटा करके बाकी सारे के सारे सही है। 118 देखते हैं, भाग देखो पूछ रहा है। अधिकरण बताया था, एकदम रट लेना, देखो कई बार आता है। अधिकरण यहाँ 15 का का कह रहा है, जबकि अधिकरण 14 का का है। भाग 14 क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। और भाग 14 का क्या है? अधिकरण है। भाग 15 फिर क्या हो जाएगा भैया? अधिकरण का आर्टिकल भी हमें पता है 323, और भाग 15 इसके बाद 324, और यह निर्वाचन से जुड़ा हुआ मामला है, तो निर्वाचन संबंधी जो मामले हैं वह भाग 15 में आ जाएंगे। तो भाग 15 देखो निर्वाचन अगला दिया हुआ है, एकदम ठीक है। संघ सरकार के लिए भाग 5 ठीक है, और नगर पालिकाओं के लिए 9 का है। बोले हाँ, भाग 9 ये देखो पंचायत के लिए है, ठीक। और 9 का ये आपका नगर पालिका के लिए है, और 9 का खा आपका सहकारी समितियों के लिए है। तीनों याद रखना, 9 नगर पंचायत, 9 का आपका नगर पालिका, और 9 का खा सहकारी समितियों के लिए। सही उत्तर क्या मिला हमें? बी मिल गया, जो गलत दिया हुआ था। 119 है, सत्य बताना है इसमें से कौन सा है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ले भैया, गलत है ये तो, इतना अच्छे से पढ़ा हमने। प्रस्तावना में संशोधन नहीं, लो भैया हो चुका है एक बार। प्रस्तावना संविधान का भाग है, हाँ है। प्रस्तावना न्याय योग्य है, नहीं भैया, वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में असत्य कौन सा है? बताओ भैया, मौलिक अधिकार के बारे में पूछ रहा है। ये वाद योग्य होते हैं? बिल्कुल होते हैं यार। नकारात्मक और सकारात्मक होते हैं? बोले ये भी ठीक है, दोनों हो सकते हैं। असीमित नहीं है, बिल्कुल ठीक, पीछे समझाया ना, ये अनलिमिटेड नहीं है, ठीक। और ये स्थायी होते हैं? नहीं भैया, ये स्थायी नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल डी आपका देखो गलत दिया हुआ है। बाकी सारे के सारे ऊपर तीनों सही हैं, और पढ़ भी चुके हैं इनके बारे में। फिर आता है, कौन से केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं? लो भैया, आ गया केवल भारतीय नागरिकों को। गाना याद आया? कौन सा गाना था? 15, 16, 19, 29, 30। बस यही गाना याद रखो, जैसे ही आ जाए फंडामेंटल राइट के बारे में पूछे। अब देखो इसमें कैसे अभी होता है सही। ये 21 है आपका। विधि के समक्ष समता 14 हो गया। लोक नियोजन में देखो 16 हो गया। और आपका बालात श्रम देखो, यह तो आपका 23 हो गया। आप समझते हैं यहाँ पर क्या है? 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिक को कौन से हैं? यही 5 हैं। और इन पांचों में से कोई दिख रहा है? बोले 16 दिख रहा है। लो आंसर हो गया, कभी गलत नहीं होगा ये। बलदेव देखो, यहाँ मंत्री बताने हैं जो 1946 के मंत्री थे। बल से हमने याद किया था, जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेगा। क्लियर। अरुणा आसफ अली को देखो रेलवे मंत्रालय, और राजगोपालाचार्य को ऐसे याद रखता हूं मैं, राजगोपालाचार्य, आचार्य मतलब शिक्षा, है ना। इनको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा? शिक्षा। राजगोपालाचार्य याद रखो इसको। आचार्य क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं हमें। तो राजगोपालाचार्य क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। और बल क्या हो जाएगा? बल से आपका हो जाएगा भैया रक्षा। और राजेंद्र प्रसाद आपके खाद्य और कृषि मंत्री बनाए गए थे, ठीक है। 123 नंबर है, भारत शासन अधिनियम 1935 का भाग कह रहा है नहीं था। देखो, अखिल भारतीय भारत संघ ये तो बिल्कुल है। प्रांतों में द्वैत शासन, लो इतना समझाया पीछे कि प्रांतों में जो द्वैत शासन था वो 1919 के अधिनियम के बाद में यह व्यवस्था लागू की गई थी। फिर 35 का जब अधिनियम आता है तो प्रांतों से खत्म करके यह केंद्र के स्तर पर क्या किया जाता है? द्वैत शासन लागू किया जाता है। तो यही स्टेटमेंट देखो आपका यही गलत दिया हुआ है। बाकी संघीय न्यायालय था और भारत परिषद का अंत यहाँ पर कर दिया जाता है, यह भी एकदम ठीक है। मूल कर्तव्य के बारे में बताना है, विचार करना है। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है। बताओ भाई, मूल कर्तव्य भी न्यायोचित हैं? बोले बिल्कुल नहीं है। ना तो डीपीएसपी, याद रखना, ना तो डीपीएसपी ना आपके फंडामेंटल ड्यूटी, ये दोनों ही न्यायोचित नहीं है, ठीक। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 10 थी। पीछे समझा दिया था, स्वर्ण सिंह समिति में आपके 12 सदस्य थे। तो यह स्टेटमेंट एकदम गलत है। और इन्होंने बोला कि 8 यार फंडामेंटल ड्यूटी बना लो, लेकिन भारत सरकार ने 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और भारत सरकार बोली कि हम 10 लगाएंगे, 10 डालेंगे, क्या आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज डालेंगे। और अब हालांकि वर्तमान में 11 हो गए, ठीक। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया है। बोले हाँ ठीक है, यह भी स्टेटमेंट सही है ना। 42वां था कि 44वां था? चलो यह आप क्लियर करके बताओ आप, है ना। 42वां था कि 44वां था? ये चलो क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा,
आपको यह बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, आगे बढ़े। आज का देखो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत बनाया जाता है। देखो मौलिक कर्तव्य पर इसी तरीके का प्रश्न बनता है। सामने क्या करना है, आपको एक लिस्ट लगा लेनी है, 11 के 11 मौलिक कर्तव्य सामने लिखने देखते रहना है कि कौन से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। पहला, संप्रभुता और एकता को अक्षुण्ण रखे। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास। बताओ भाई, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा वाला आपका क्या फंडामेंटल ड्यूटी है कि डीपीएसपी है? बोले यार ये तो डीपीएसपी है, आर्टिकल 51 की बात कर रहा है, यहाँ कहाँ गोली दे रहा है ना। तो तीसरा क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखना। हाँ। चौथा क्या है, संविधान का पालन करना। और फिर पांचवा आपका क्या कह रहा है, ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक की। लो भाई ये तो आर्टिकल 49 है, ये दोनों हमको गोली दे रहे हैं, लेकिन 49, 50, 51 बहुत अच्छे से हमने कर रखे हैं, तो गोली दे नहीं पाएगा भले ही देने की कोशिश करे। तो 49 और 51 की बात की जा रही है, अर्थात 2 और 5 ये आपके फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो सी देखो आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इस आधार पर यह पॉलिटी का सेक्शन आपका कंप्लीट होता है। पहला टेस्ट है या 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ, अब दूसरा टेस्ट और करेंगे, बचा हुआ जो पॉलिटी का रिवीजन है वो उसमें कर लेंगे 2 टेस्टों में, उनके भी 2 पार्ट में। ठीक है, चलो फिर डिस्कशन खत्म करते हैं। और हाँ एक बात, वीडियो अगर पसंद आया करे तो फीडबैक दिया करो यार, कम से कम कमेंट किया करो, लास्ट में समझ में आए कि हाँ आपको फायदा हो रहा है। और जो तरीका यहाँ पर डिस्कशन का अपनाया जा रहा है, जो कोशिश की जा रही है, कोशिश यही है ना कि आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से, क्योंकि यार पढ़ तो रखा ही होगा, अब आपने अब इस स्टेज में आ गए होगे, सब कुछ पढ़ रखा होगा, अब रिवाइज हो जाए बढ़िया से, सीधा टेस्ट सीरीज के आंसर मारते चलना, तो वहां से सीखोगे आप कुछ नहीं, ना रिवीजन हो पाएगा अच्छे से। लेकिन यहाँ सीख लोगे तो एग्जाम में आप क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। ठीक है, चलो फिर आज के लिए धन्यवाद।